हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक नंबर 7 क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स, फर्स्टली हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इकोनॉमिक्स क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंडर आते हैं। एडम स्मिथ, जेबीसी, डेविड रिकार्डो, माल्थस, जेएस मिल, ये सारे इकोनॉमिक्स जो हैं वो एक जैसी आइडियोलॉजी में सोचते थे। इनकी थिंकिंग थ्योरी सेम थी, इसलिए इनको क्लासिकल इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में रखा गया। द क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते थे। उनका ये मानना था कि इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार है। To them, full employment was a normal situation and any deviation from this regarded as something abnormal. उनके अकॉर्डिंग जो फुल एम्प्लॉयमेंट है एक नॉर्मल सिचुएशन है। अगर कुछ टाइम के लिए या अगर अनएम्प्लॉयमेंट आती भी है तो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी और कुछ इकोनॉमी में ऐसी ऑटोमेटिक फोर्सेस हैं जो वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन कर लेंगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती भी है इकोनॉमी में तो वो थोड़े टाइम के लिए होगी और लॉन्ग टर्म में जाकर फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेंटेन हो जाएगा। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस। जो इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी, उसके कुछ अजम्पशन है, उनको हम देख लेते हैं अभी। फर्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इन्फ्लेशन। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था कि जो इकोनॉमी है उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है लेकिन इन्फ्लेशन नहीं है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था कि जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है अगर उस पर कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है तो उन सभी व्यक्तियों को काम मिल जाता है। ठीक है, जो भी अगर मान लेते हैं कि कोई लेबर या वर्कर है जो मौजूदा वेज रेट है मतलब प्रिविलिंग वेज रेट है उस पर अगर वो काम करने को तैयार नहीं है तो उसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने बेरोजगार या फिर अनएम्प्लॉय नहीं माना है। उनके अकॉर्डिंग उनको काम तो मिल रहा है ना, लेकिन वो काम करने को तैयार ही नहीं है, तो वो एक तरीके से वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, मीन्स ऐच्छिक बेरोजगार है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना ये था कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, मीन्स अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं है। जो भी व्यक्ति काम करने को तैयार है, जो मजदूरी दर चल रही है उस पर कोई भी व्यक्ति अगर काम करना चाहता है तो उसे काम मिल जाता है। ठीक है, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये भी मानना था कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती भी है तो वो बस शॉर्ट पीरियड के लिए होगी, लॉन्ग पीरियड में जाकर इकोनॉमिक्स फोर्सेस के कारण फिर से ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज अ लेज़र-फेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स जो भी कंट्रोल होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में होता है, जिसका मोटिव क्या है, केवल प्रॉफिट कमाना है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था कि जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, अगर गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करेगी तो उससे क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने क्या माना है, लेज़र-फेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट है क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी मीन्स फॉरेन ट्रेड एब्सेंट रहता है, जो भी वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन हो रहा है वो अपनी कंट्री के अंदर ही हो रहा है, फॉरेन के साथ कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट। जो मार्केट है उसमें लेबर और प्रोडक्ट दोनों ही प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है लेबर इज होमोजीनियस, मीन्स जो भी लेबर हैं उनके स्किल क्वालिफिकेशन इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है और सभी लेबर्स की प्रोडक्टिविटी क्या है, सेम है। नेक्स्ट है टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी इज डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मीन्स जो भी टोटल आउटपुट है उसका कुछ पोर्शन कंज्यूम कर लिया जाता है और कुछ पोर्शन इन्वेस्ट कर लिया जाता है। हम अपनी इनकम को ही ले लेते हैं, हम अपनी इनकम का कुछ पोर्शन क्या करते हैं, कंजम्पशन पे खर्च करते हैं, और जो पोर्शन हम कंजम्पशन पे खर्च नहीं कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था। नेक्स्ट है वेजेस एंड प्राइजेस आर परफेक्टली फ्लेक्सिबल। तो उनकी नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, जो वेजेस मजदूरी और कीमतें हैं ये फ्लेक्सिबल हैं, मीन्स इनको कभी भी चेंज किया जा सकता है। पीगो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी का, जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे।
मनी वेजेस एंड रियल वेजेस आर डायरेक्टली रिलेटेड एंड प्रोपोर्शनल। पहले हम देख लेते हैं मनी वेज और रियल वेज होता क्या है। मनी वेज मीन्स जो हमें सैलरी मिल रही है वो हमारी मनी वेज हो गई, और रियल वेज में इन्फ्लेशन भी ऐड होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरी पर डे की मनी वेज मेरी ₹400 है, मतलब एक दिन मैं वर्क कर रही हूँ तो मुझे मनी वेज, मेरे को सैलरी कितनी मिल रही है, ₹400 मिल रही है। एक दिन में ₹400 मेरी मनी वेज है। अब इस मनी वेज से मैं राइस परचेज करती हूँ, तो प्राइस ऑफ राइस मतलब 1 kg जो राइस है उसका प्राइस कितना है, ₹40 है। ठीक है, तो अब मेरी मनी वेज कितनी है, ₹400 है, तो इन ₹400 का मैंने राइस परचेज कर लिया। तो मैं कितना राइस परचेज कर पाऊंगी, 10 kg, है ना। 1 kg जो हमारी राइस है उसका प्राइस कितना है, 40 है, तो ₹400 से मैंने कितने राइस परचेज किए, 10 kg राइस परचेज कर लिया। ड्यू टू इन्फ्लेशन प्राइजेस इंक्रीज। अब क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है जिससे महंगाई बढ़ती है, और क्या होते हैं, प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं। प्राइजेस इंक्रीज हो गए तो अब क्या हुआ, प्राइस ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू ₹550, सॉरी, तो अब जो राइस का प्राइस इंक्रीज होकर कितना हो गया, 50 हो गया। पहले 1 kg राइस ₹40 में आ जा रहा था, अब 1 kg राइस परचेज करने के लिए कितने रुपीस देने पड़ रहे हैं, ₹50 देने पड़ रहे हैं। तो अब मैं अपने 400 जो मेरी इनकम है, ₹400 मेरी मनी वेज है, उससे मैं कितने राइस परचेज कर पाऊंगी, 8 kg। आई कैन बाय ओनली 8 kg राइस फॉर ₹400। तो पहले जो ₹400 से मैं पहले ₹400 से मैं 10 kg राइसेस परचेज कर पा रही थी, अभी मैं वही ₹400 से ओनली 8 kg राइस परचेज कर पा रही हूँ। मेरी परचेजिंग पावर क्या है, कम हो गई है। मेरी मनी वेज तो उतनी ही है, 400 है, बट जो रियल वेज है वो कम हो गई है। बट जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानते थे कि जो मनी वेज है और रियल वेज उनको उन्होंने सेम माना है, डायरेक्टली रिलेटेड और प्रोपोर्शनल माना है, उनके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन नहीं होता है, उन्होंने इन्फ्लेशन को इग्नोर किया है। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ मनी इज गिवन एंड मनी इज ओनली मीडियम टू एक्सचेंज। अब उनके अकॉर्डिंग जो वेजेस के रूप में जो भी लेबर हैं उनको वेजेस किस रूप में दिया जा रहा है, मनी दिया जा रहा है उनको। वेजेस के रूप में उन्हें मनी दी जाएगी और उसी मनी का वो यूज करके लेन देन करेंगे। लॉन्ग रन, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो भी पूरा कॉन्सेप्ट है वो लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट उन्होंने माना है। नेक्स्ट है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इक्वालिटी इज ब्रॉट अबाउट बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स की एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ये भी थी कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है ये दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों में इक्वालिटी नहीं आती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दोनों में इक्वालिटी लाने का काम करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट को फिर से इक्वल किया जा सकता है। इसको डायग्राम से समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पर जो हमारी एक्स एक्सेस है, यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट को दिखाया है, और वाई एक्सेस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो किया गया है। जो हमारा एसएस कर्व है ये वाला, ये हमारा सेविंग कर्व है, और यहाँ पर जो हमारा आई कर्व है ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि सेविंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बोला है कि जो सेविंग है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये देखते हैं कि कैसे है। मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, अगर हम अपने पैसे बैंक में रखते हैं तो बैंक हमको ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, है ना। या फिर हम किसी को लैंड करते हैं, अपने पैसे उधार दे देते हैं, तब भी हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होंगे तो हम अपना प्रॉफिट का सोच के हम क्या करेंगे, बैंक में पैसे जमा करेंगे या फिर किसी को उधार दे देंगे, जिससे हमारी सेविंग क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और इन्वेस्टमेंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट अब डिक्रीज हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिक्रीज होने पे क्या होगा कि अब हम बैंक में पैसा देते हैं, बैंक में अगर हम पैसा रखते हैं, जमा करते हैं, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो अब हम ये सोचेंगे कि बैंक में पैसा रखने से अच्छा है कि हम इन पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें। तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, लैंड में, गुड में, एटसेट्रा, ये सब चीज़ों में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे।
इसलिए इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। अब हम सेविंग, इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रिलेशन है उसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर जो हमारी एसएस लाइन, सेविंग की लाइन और इन्वेस्टमेंट की लाइन एक दूसरे को ई पॉइंट पे कट कर रही है। यहाँ पर ई पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पर हमारी जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल है। यहाँ पर सेविंग कितनी है, ओ ए के बराबर हो रही है, और इन्वेस्टमेंट भी कितनी हो रही है, ओ ए के बराबर हो रही है। तो हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इक्वल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है, ओ आर है। अब क्या होता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने के कारण जो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब हमारा न्यू इन्वेस्टमेंट कर्व कौन सा बन गया, आई डैश बन गया। अब हमारी इन्वेस्टमेंट, पहले इन्वेस्टमेंट कितनी थी, ओ ए के बराबर थी। अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होके कितनी होगी, ओ सी होगी। कितनी इंक्रीज हुई इन्वेस्टमेंट, ए सी के बराबर, इतनी हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंक्रीज हो गई है, ठीक है। बट हमारी सेविंग कितनी है, अभी भी सेविंग अभी भी हमारी ओ ए ही है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई बट सेविंग हमारी उतनी ही है। अब इन दोनों को इक्वालिटी में लाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज किया जाता है, जिससे कि अभी हमारी सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। अब हमें सेविंग इंक्रीज करके इन्वेस्टमेंट के इक्वल लेके आना है, तो सेविंग इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि सेविंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो हमारी सेविंग भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो इसलिए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना इंक्रीज कर दिया, पहले ओ आर था रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब कितना हो गया, ओ आर डैश हो गया। आर से आर डैश के इक्वल हमने अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये इंक्रीज किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने के कारण अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर आता है, ई डैश पे आता है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर सेविंग कर्व और न्यू इन्वेस्टमेंट कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो कौन सा है, ई डैश पॉइंट है। यहाँ पर अब इक्विलिब्रियम हो गया। अब यहाँ पर हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो गया, कितना हो गया, ओ बी के बराबर हो गया, ठीक है। ओ बी हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट है। सेविंग तो हमारी इंक्रीज हुई, ए से कहां पर आ गई, बी में आई। पहले सेविंग ओ ए थी, अब ओ बी हो गई। बट हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हो गया। पहले हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही थी, ओ सी कर रहे थे ना हम इन्वेस्ट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने के कारण हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कम हो गया, ठीक है। कितना हो गया, सी पॉइंट से वो कहाँ पर आ गया, बी पॉइंट पे आ गया। पहले इन्वेस्टमेंट अब हमारा कितना हो गया, ओ बी हो गया। तो इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा हमारा जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है दोबारा इक्वलिटी में आ जाएगा। होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है 3 पिलर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी। जो क्लासिकल थ्योरी है उसके 3 मेन पिलर माने गए हैं, सेज लॉ ऑफ मार्केट, वेजेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, और द क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।